नमस्कार, खेलों में खास के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। ओल्ड ट्रैफर्ड में वेस्टइंडीज पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड की पहली पारी के 369 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 137 रन बनाए। खराब रोशनी की वजह से खेल रोके जाने तक डाउरिज 10 और जेसन होल्डर 24 रन बनाकर खेल रहे थे। वेस्टइंडीज के लिए कैम्पबेल ने सबसे ज्यादा 32 रन की पारी खेली। एंडरसन और ब्रॉड को अब तक 2-2 विकेट मिले। इससे पहले ब्रॉड, बटलर और बर्न्स के अर्धशतकों से इंग्लैंड का स्कोर 369 तक पहुंच गया। ब्रॉड ने 62, बटलर ने 67 और बर्न्स ने 57 रन की पारियां खेली। वेस्टइंडीज की ओर से कमर रोच ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। गैब्रियल और चेज को 2-2 विकेट मिले। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, वेस्टइंडीज के पास 32 साल के बाद एक सीरीज जीतने का मौका था इंग्लैंड में, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। वो पूरी तरह से बैकफुट पर है। या बिल्कुल, इंग्लैंड ने जिस तरह वापसी की है और खासकर जिस तरह बटलर और ऑली पॉप ने बल्लेबाजी की और बाद में जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है स्टुअर्ट ब्रॉड, 369 रन कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन जिस तरह पचकी है वेस्टइंडीज की टीम और हम जानते हैं कि उनका जो टॉप ऑर्डर ज्यादा चल नहीं रहा, और अगर फॉलो ऑन नहीं भी होता, अगर फॉलो ऑन बचा भी लेती है तो क्योंकि अभी भी खेल में 3 दिन बचे और अगर 200 रन या 150 रन की भी लीड बनती है तो अगर 350-400 का चौथे इनिंग में टारगेट मिलता है तो काफी मुश्किल टारगेट होगा, मुश्किल लक्ष्य होगा वेस्टइंडीज के लिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि चौथी इनिंग्स वैसे भी वेस्टइंडीज को खेलनी है और एक बड़ी लीड के अंदर वो प्रेशर में आएगा, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि जितनी अगर इंग्लैंड की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा बड़ा लक्ष्य दिया जाए जो उनकी हारने की संभावना ना हो और दबाव वेस्टइंडीज पर डाला जाए। और वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी जिस तरह श्रृंखला में पचकी पहली एक टेस्ट मैच को छोड़ दें तो बाकी खासकर जो उनकी शुरुआती बल्लेबाज हैं वो ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। शाई होप ने काफी निराश किया है, कैम्पबेल ने काफी निराश किया है, तो मिलजुल कर ऐसी बड़ी पारियां उनसे अभी तक दिखाई नहीं दी। ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन आंकड़ों के लिहाज से क्यों खास रहा? स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज केमार रोच की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। केमार रोच 26 साल बाद वेस्टइंडीज की ओर से खेलते हुए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। उन्होंने यह कामयाबी अपने 59वें टेस्ट में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को आउट कर हासिल की। इस तरह केमार रोच 200 टेस्ट विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज़ के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज़ के लिए आखिरी बार इस माइलस्टोन तक 1994 में कर्टली एम्ब्रोज पहुंचे थे। यह जानना दिलचस्प है कि केमार रोच ने अपने पहले 100 विकेट 26 टेस्ट में लिए थे, लेकिन अगले 100 विकेट के लिए उन्होंने 33 टेस्टों का सफर तय किया। इंग्लैंड की इनिंग्स में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 62 रन की ज़बरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने पहले 50 रन केवल 33 गेंदों पर पूरे कर लिए थे। इस तरह ब्रॉड का यह अर्धशतक इंग्लैंड की ओर से चौथा सबसे तेज़ अर्धशतक है। उनसे कम गेंदों पर यान बोथम, एलन लैम्ब और एंड्रू फ्लिंटॉफ ने इंग्लैंड के लिए अर्धशतकीय पारी खेली है। इंग्लैंड के लिए ओली पॉप और जोस बटलर ने मिलकर 5वें विकेट की साझेदारी में 140 रन जोड़े। यह वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से 16वीं शतकीय साझेदारी है। इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वेस्टइंडीज़ की पारी में अपना पहला विकेट शाई होप को आउट कर हासिल कर लिया। इस तरह एंडरसन ने अब इंग्लैंड के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा 86 विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के लिए फ्रेड ट्रूमैन ने भी 1954 से 1963 के बीच 86 विकेट लिए थे। इंग्लैंड टूर के लिए ट्रेनिंग कैंप शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की 3 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसमें एक सपोर्ट स्टाफ और 2 प्लेयर्स हैं। टीम का ट्रेनिंग कैंप सोमवार से प्रिटोरिया में शुरू होगा। खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सभी को कैंप से हटा दिया। इन तीनों को अब 10 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में जाना होगा और वे ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। साउथ अफ्रीकी महिला टीम की प्लेयर्स 14 अगस्त तक इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेंगी और इसके बाद 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप लगेगा जो 16 अगस्त से शुरू होगा। साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने लास्ट मैच मार्च में T20 वर्ल्ड कप में खेला था, तब टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी।
साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जून में डोमेस्टिक सीरीज खेलनी थी, जो कोरोना के कारण टाल दी गई थी। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्रैहम रीड ने कहा है कि ओलंपिक मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों को मेंटली और स्ट्रांग होना होगा। रीड ने कहा कि वे अगले 1 साल खेल के इसी एस्पेक्ट पर सबसे ज्यादा काम करेंगे ताकि टोक्यो गेम्स में खिलाड़ी किसी भी चुनौती का सामना आसानी के साथ कर सकें। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक का सिल्वर जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा रहे रीड ने कहा कि जो प्लेयर्स अपने इमोशंस को काबू में रखकर टीम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलते हैं वही आगे जाते हैं। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत को पूल ए में रखा गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान हैं। ओलंपियन और भारत के तेज तर्रार फॉरवर्ड समीर दाद इस समय हमारे साथ हैं। समीर, कितने हावी होते हैं इमोशंस? यकीनन देखिए, बहुत से प्लेयर तो उसमें हैं जो खेले हुए हैं पहले, लेकिन जो यंगस्टर हैं अगर वो ओलंपिक्स में जाते हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। तो उसी को लेकर हमें ये चाहिए कि जोश तो होना चाहिए लेकिन साथ में होश भी होना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेटेजी है या जो हमारी जो कोचिंग स्टाफ ने जो भी प्लान किया है उसी के मुताबिक हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो टीमें होती हैं बहुत तैयारियों से आती हैं दूसरी, तो हमें भी अपनी तैयारियों के हिसाब से ही मैच में खेलना पड़ता है और मैच में अच्छा परफॉर्म उसी तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये गोल मुझसे ही हो जाए, मैं ही ये गोल कर दूं, जबकि पासेस देना बेहतर हो सकता है। जी यकीनन, अभी तो बहुत ज्यादा मैंने ये देखा है आज की हॉकी में कि लोग गोल के लिए नहीं जाते और अपने पार्टनर को गोल कराने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है टीम गेम के लिए। क्योंकि अगर आप नैरो एंगल पे हो और वहां से कोशिश करोगे तो एक आपने जो एक अटैक किया है, जो एक अच्छा बना के उसको बॉल डी तक लेके गए हैं, और अगर आप अपना इंडिविजुअल उस जगह हो जाते हैं तो वो टीम के लिए नुकसान होता है उस जगह पे। क्योंकि बड़े मैचों में बहुत मुश्किल होता है कि आपको चांस मिले, और अगर आपको चांस मिलता है और जहां आप अगर इंडिविजुअल नहीं होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है टीम के लिए। कोरोना पेंडेमिक के दौरान अब अमेरिका में एनबीए की वापसी हो रही है। 30 जुलाई से फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट में एनबीए लीग शुरू होने जा रही है। लीग 30 जुलाई से शुरू होगी। इसमें सभी 22 टीमें 8-8 मुकाबले खेलेंगी। मैदान पर दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी, लेकिन फैंस वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। एनबीए ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। लाइव मैच दिखाने के लिए पहली बार रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऐप और बड़े स्क्रीन के जरिए हर मैच के दौरान 300 वर्चुअल फैंस की मौजूदगी स्टेडियम में रहेगी। एनबीए के सीजन को 11 मार्च को यूटा जैज के एक प्लेयर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब फुटबॉल राउंडअप के साथ अभिषेक झा। फ्रेंच लीग 1 चैंपियन पीएसजी ने फाइनल में सेंट एटीने को इकलौते गोल से हराकर रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच कप का खिताब जीता। मैच का इकलौता गोल ब्राजीलियन फॉरवर्ड नेमार ने किया। इस फाइनल में कोरोना के बीच पहली बार इस मुकाबले के लिए दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि 80,000 दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में सिर्फ 5,000 फैंस ही मौजूद थे। दर्शकों के अलावा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हालांकि इस मैच में स्ट्राइकर काइल एम्बापे को एड़ी में चोट लग गई और फिर रेफरी ने एटीने के कप्तान को फाउल के कारण बाहर कर दिया। एटीने को बाकी बचा मैच 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। अटलांटा फुटबॉल क्लब ने एसी मिलान से 1-1 से ड्रॉ खेलकर सेrie A खिताब जीतने की मामूली उम्मीद अभी भी बना रखी है। हकान ने गोल कर मिलान को शुरुआती बढ़त दिलाई थी, लेकिन अटलांटा ने दुआन जाप्टा के गोल से बराबरी हासिल की। अब बस 2 मैच और खेले जाने बाकी हैं। दूसरे स्थान पर चल रही अटलांटा और शीर्ष पर काबिज यूवेंटस से केवल 5 अंक पीछे है, जो रविवार को सेम्पोडिया के खिलाफ रिकॉर्ड लगातार 9वां खिताब हासिल कर सकता है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग का अगला सीजन 12 सितंबर से शुरू होगा और अगले साल 23 मई तक चलेगा। प्रीमियर लीग कल समाप्त हो रही है। कोरोना महामारी के कारण मौजूदा सत्र शेड्यूल टाइम से 2 महीने बाद खत्म हो रहा है। अगले सीजन से पहले तैयारियों के लिए टीमों को करीब 7 सप्ताह का समय मिलेगा। इसके बाद यूरोपियन चैंपियनशिप अगले साल 11 जून से 11 जुलाई तक खेली जाएगी। पहले यह टूर्नामेंट इस साल 12 जून से 12 जुलाई के बीच यूरोप के अलग अलग 12 शहरों में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कल ये अनाउंसमेंट किया। इस बार की प्रतियोगिता में सभी राज्यों के 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले सकते हैं। हमारे साथी सुनील तनेजा की रिपोर्ट। 2018 में पहली बार दिल्ली ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की मेजबानी की थी। 2019 में इन गेम्स को अपग्रेड करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया और इसकी मेजबानी करने का मौका पुणे को मिला। इस साल 2020 में असम की राजधानी गुवाहाटी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी की और इसका चौथा एडिशन 2021 में हरियाणा के पंचकूला में होगा। अब हरियाणा हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग समेत अन्य कई खेलों में भारत को एक से एक बड़े खिलाड़ी दे चुका है। और तो और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह खुद भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ऐसे में हरियाणा पर दायित्व ये होगा कि न केवल कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक इन खेलों की मेजबानी करे, बल्कि महाराष्ट्र के साथ जो उसकी मेडल्स टैली में एक टसल हमेशा रहती है, वहां भी किस तरह से वो अपना वर्चस्व बनाए रखे। भारतीय ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्हें भारतीय मूल के डच खिलाड़ी अनीश गिरी ने शिकस्त दी। इस हार के बाद आनंद $15 लाख इनामी राशि के इस टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गए हैं। आनंद का अगला मैच हंगरी के पीटर लेको से होगा। इससे पहले आनंद को पिछले 3 मैच में रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक, पीटर स्वेडलर और मैग्नस कार्लसन ने मात दी थी। आनंद पहली बार इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। ये ऑनलाइन टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट के साथ हो रहा है। लेजेंड ऑफ चेस मैग्नस कार्लसन शतरंज टूर का ही हिस्सा है। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। कल आपसे इसी जगह पर फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा है। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।